सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। समांतर और लंब रेखाओं के सभी जोड़ों को पहचानें। तो यहाँ पे हमें कुछ रेखाएं दी गई हैं और हमें पहचाननी है कि इनमें से कौन से जोड़े रेखाओं के समांतर हैं और कौन से लंब हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं समांतर रेखाओं से। तो समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो एक ही समतल में हो और एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये सारी रेखाएं जो हैं ये एक ही समतल में हैं। बस हमें ये देखना है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं। लेकिन ये हम सिर्फ देखकर नहीं बता सकते, हमें साथ ही साथ कुछ जानकारी भी दी गई होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ देखकर हम नहीं बता सकते कि वो प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये AB है और ये CD है, ये अभी तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, लेकिन आगे जाके हो सकता है कहीं पे प्रतिच्छेद करें। तो हमें कुछ जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो 90 डिग्री का कोण है और ये जो 90 डिग्री का कोण है, ये दोनों कोण तो बराबर हैं। और ये जो रेखा ST है ये रेखा CD पर लंब है और ये जो रेखा UV है ये भी रेखा CD पर लंब है। तो मैं कह सकता हूं कि CD तो यहाँ पर एक त्रियच्छेदी रेखा की तरह काम कर रही है, जहां पे ये रेखा ST और ये रेखा UV इन दोनों पे समान कोण बना रही है 90 डिग्री का। तो संगत कोण के द्वारा ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो संगत कोण के द्वारा ये दोनों जो रेखाएं हैं ST और UV ये दोनों तो समांतर होंगी। तो यानी कि हमें मिल रहा है कि ST रेखा और UV रेखा समांतर हैं। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें मिल रहा है कि ST रेखा जो है, यहाँ पे रेखा का चिन्ह दे देता हूँ मैं, ये समांतर है रेखा UV के। तो यहाँ पे रेखा UV के ये समांतर है। और यहाँ पे और कोई दो रेखा तो मुझे समांतर नहीं दिख रही हैं और कोई जानकारी भी नहीं दिख रही है। तो चलो अब हम बात करते हैं लंब रेखाओं की। तो यहाँ पर अभी अभी तो हमने बात की थी कि जो ST रेखा है ये CD रेखा पर लंब है। तो हमें सबसे पहले मिल रहा है कि ST रेखा जो है वो लंब है CD रेखा पर, और उसी तरह से ये जो UV रेखा है ये भी CD रेखा पर लंब है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि UV रेखा भी लंब है CD रेखा पर। और यहाँ पे एक और मुझे 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो WX रेखा है ये लंब है AB रेखा पर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये जो WX रेखा है ये लंब है रेखा AB पर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेखा AB। और कोई तो मुझे 90 डिग्री यहाँ नहीं दिया गया है। और अगर बात करें ये AB और ये CD रेखा की, तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं आगे जाके एक दूसरे से प्रतिच्छेद करने वाली हैं। तो यहाँ पे देख के तो मैं नहीं बता सकता कि ये प्रतिच्छेद करेंगी या ये समांतर हैं या ये लंब है। कम से कम हमें यहाँ पे ये वाला कोण देना चाहिए था। अगर ये वाला कोण हमें कुछ दिया होता तो हम इसके बारे में जानकारी निकाल सकते थे, पर यहाँ पे ये कोण या ये कोण हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम नहीं बता सकते कि ये AB रेखा और ये CD रेखा समांतर हैं या ये CD रेखा इस WX रेखा के लंब है। हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तीन जोड़े एक दूसरे पे लंब हैं। मान लो कि हमारे पास हैं दो समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे मैं दो समांतर रेखाएं बना लेता हूँ। तो ये दोनों हो गई दो समांतर रेखाएं, और यहाँ पे ये चिन्ह देके मैं दर्शा देता हूँ कि ये दोनों रेखाएं जो हैं ये समांतर हैं। और साथ ही साथ मान लो कि हमें एक त्रियच्छेदी रेखा भी दी गई है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे एक कोण मुझे दिया गया है और इसका मान है 110 डिग्री,
तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस आकृति में बाकी जितने कोण हैं उनका मान क्या होगा? तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोक कर खुद से कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। अब अगर तुम ध्यान दो कि जब भी हमें दो समांतर रेखाएं और एक त्रियच्छेदी रेखा दी जाती है तो हमें याद आता है संगत कोण। तो यहाँ पे ये जो एक त्रियच्छेदी रेखा है और साथ ही साथ हमें दी गई हैं दो समांतर रेखाएं, तो यहाँ पे बनते हैं दो संगत कोण, एक ये है और एक ये है। ये दोनों संगत कोण कहलाते हैं और ये दोनों का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे ये कोण भी होगा 110 डिग्री। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये मैं हटा देता हूँ पहले। तो अब मेरी आकृति पहले जैसी हो गई। तो यहाँ पे ये जो कोण है ये संगत कोण के द्वारा इस कोण के बराबर है, यानी कि इसका मान है 110 डिग्री। अब अगर यहाँ पे इस 110 डिग्री कोण के सामने सम्मुख ये वाला कोण अगर हम देखें तो ये इसके सम्मुख है, ये इसका शीर्ष कोण है, या हम कहते हैं ये है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, और ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। और उसी तरह से इसके सम्मुख है ये वाला कोण, तो ये भी होगा 110 डिग्री। ये वाला तुम इसके सम्मुख कोण के हिसाब से 110 डिग्री लिख सकते थे या इसके हिसाब से संगत कोण के द्वारा भी 110 डिग्री लिख सकते थे। अब बात करते हैं इस कोण की। अब ये जो कोण है यहाँ पे मैं इसे गुलाबी रंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो हरा कोण है और ये जो गुलाबी कोण है ये दोनों मिलाकर इस सफेद रेखा पर आ रहे हैं, यानी ये है सीधा कोण। और अगर मैं कहूं कि ये हरा कोण और ये जो गुलाबी कोण है ये दोनों मिलाकर हमारे रेखीय युग्म कोण हैं, जिनका कुल कोण होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ये हरा कोण 110 डिग्री है तो इस गुलाबी कोण को होना होगा 70 डिग्री, तभी जाके ये दोनों होंगे रेखीय युग्म कोण या सीधा कोण, जिनका कुल माप होता है 180 डिग्री। अब एक बार हमें ये 70 डिग्री मिल गया तो इसके सम्मुख जो ये वाला कोण है ये तो हमें शीर्ष कोण के द्वारा 70 डिग्री मिल जाएगा। और एक बार हमें ये 70 डिग्री मिल गया और अगर हम ध्यान दें इस त्रियच्छेदी रेखा पर और इन दोनों समांतर रेखाओं पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो संगत कोण है, तो इसका मान भी होगा 70 डिग्री। तो चलो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हमारा पुराना चित्र वापस आ गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये इसके बराबर है और ये है 70 डिग्री। और एक बार ये आ गया तो फिर इसके सामने तो हमें सम्मुख कोण के द्वारा या शीर्ष कोण के द्वारा 70 डिग्री मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से इस आकृति में हमने संगत कोण और शीर्ष कोण और सीधा कोण इस्तेमाल करके ये सारे कोणों का मान निकाल लिया। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं, तो मैं यहाँ दो समांतर रेखाएं बनाता हूँ। तो ये हो जाएगी हमारी पहली रेखा, इसे मैं नाम दे देता हूँ L, और यहाँ मैं बनाता हूँ अपनी दूसरी रेखा जो इस रेखा के समांतर है और इसे मैं नाम दे देता हूँ M। तो अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर मैं एक और त्रियकछेदी रेखा बनाता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगी इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक त्रियकछेदी रेखा। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो कोण है, ये कोण, इसे मैं नाम दे देता हूँ X, ये समांतर होता है, ये बराबर होता है ये वाले कोण के, इसे अगर मैं नाम दे देता हूँ Y। तो हम जानते हैं कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, सर्वांग सम होते हैं संगत कोण के द्वारा। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, समझो कि जो रेखा L है वो समांतर है रेखा M के, तो हम जानते हैं कि ये दोनों जो कोण है, ये जो कोण X है ये बराबर होता है कोण Y के। तो ये तो हम जानते हैं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल इसका उल्टा साबित करने की कोशिश करता हूं। तो हम यहाँ सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों कोण, यानी कि हमें ये यहाँ सिद्ध करना है कि अगर यहाँ पर ये दोनों कोण, ये कोण X जो है वो बराबर हो कोण Y के, तो हम साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो रेखाएं होती हैं, रेखा L और M, ये दोनों समांतर होती है। तो हम साबित करने की कोशिश करेंगे कि रेखा L समांतर होती है रेखा M के। तो ये हम साबित करेंगे विरोधों के द्वारा। तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं
कि जो x है वो y के बराबर है और ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। तो तुम ये मान लो कि जो x है वो y के बराबर है। हम ये मान लेते हैं कि जो x है वो बराबर है कोण y के, और साथ ही साथ ये जो रेखा L है ये जो है ये रेखा M के समांतर नहीं है। तो चलो हम ऐसा मान लेते हैं। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब यहां पे हमने माना है कि जो कोण x और y हैं वो बराबर हैं, पर ये दोनों रेखाएं L और M समांतर नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर दो रेखाएं समांतर नहीं है तो वो प्रतिच्छेद करेंगी। तो चलो मैं यहां बनाता हूं कि समझो कि ये है रेखा L, ये हो गई हमारी रेखा L, और हम बना लेते हैं हमारी रेखा M, और ये दोनों जो हैं वो समांतर नहीं है। तो मैं इन्हें यहाँ प्रतिच्छेद करा देता हूँ। तो समझो कि ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये है रेखा M, तो यहाँ रेखा L और M समांतर नहीं है, वो प्रतिच्छेद कर रही हैं। और यहाँ मैं बनाता हूँ अपनी तिर्यक छेदी रेखा। तो ये हो जाएगी, मान लो कि ये हो गई हमारी तिर्यक छेदी रेखा। तो यहाँ पर जो ये कोण है, ये वाला जो कोण है ये है हमारा कोण x, और जो ये वाला कोण है ये है हमारा कोण y। तो हमने ये माना है कि ये दोनों जो कोण हैं वो बराबर हैं। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ कि ये y जो कोण है वो बराबर है कोण x के। और चलो इन दोनों बिंदु को मैं यहाँ नाम दे देता हूँ। तो इस बिंदु को यहाँ मैं नाम दे देता हूँ a, और यहाँ पर इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर b। तो ये बिंदु यहाँ पर भी है, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ a, और इसे मैं नाम दे देता हूँ b। अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो a और b दो अलग अलग बिंदु हैं। यहाँ पर भी a और b दो अलग अलग बिंदु है। तो सीधी सी बात है कि जो उनके बीच की दूरी होगी, जो लंबाई होगी a b की, वो तो 0 से ज्यादा ही होगी। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये दो अलग अलग बिंदु हैं। तो ये तो हमें यहाँ दिख रहा है, पर हमें यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं L और M, ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो चलो इसे मैं नाम दे देता हूं बिंदु C। अब जरा तुम इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज ABC को देखो जो यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे ये कोण तो x है, और जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण कितना होगा? तो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण का संपूरक कोण है, क्योंकि ये यहाँ पे है एक सीधी रेखा, ये कुल है यहाँ पर 180 डिग्री। तो ये कोण जो है ये y है, जो बराबर है x के ही। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण होगा 180 ऋण x, और ये वाला जो आखिरी कोण है हमारे त्रिकोण का, त्रिभुज का, इसे हम मान लेते हैं कि ये है z। तो हमारे पास 3 कोण हो गए हमारे त्रिभुज के। यहाँ पे है x, यहाँ पे है 180 ऋण x, और ये रहा z। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योगफल होता है वो 180 होता है। तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूं कि हमारे पास इन तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो होगा, यहाँ पे हमारे पास x धन ये कोण है 180 ऋण x, 180 ऋण x, यहाँ पे है धन ये वाला कोण है z, और तीनों कोणों का ये x 180 ऋण x और ये z, इन तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो x और ऋण x है ये तो आपस में यहाँ कट जाएंगे, और अगर दोनों तरफ मैं 180 से घटा दूं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि जो z है, जो कोण z है, वो हमें मिलेगा 0। यानी कि कोण z का जो मान है वो हमें मिल रहा है 0 डिग्री। तो ये तो कुछ अजीब बात हो गई कि एक त्रिभुज के कोण का मान है 0 डिग्री, तो वो त्रिभुज यहाँ पे नहीं बनेगा। यानी कि ये बिंदु C या ये शीर्ष इस त्रिभुज का नहीं होगा। और अगर तुम ध्यान से देखो कि अगर ये जो कोण है z, अगर ये 0 डिग्री हो गया तो इस रेखा L और इस रेखा M में तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा, ये दोनों तो आपस में मिल जाएंगी। क्योंकि समझो अगर मैं यहाँ बनाता हूँ रेखा L और साथ ही साथ रेखा M भी बनाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ रेखा M, तो ये तो बिल्कुल साथ में ही हो जाएगी, तभी तो जाके इनके बीच में कोण 0 होगा, यानी ये दोनों तो एक ही रेखा हो जाएगी। लेकिन हमने तो माना था कि ये जो L और M है ये तो अलग अलग रेखा है, तो यहाँ पे भी विरोध हो रहा है। और एक और विरोध देखो कि अगर ये कोण 0 हो जाएगा तो ये दोनों रेखाएं चिपक जाएंगी, और फिर यहाँ पे जो बिंदु A और बिंदु B जो अलग अलग थे वो भी एक ही हो जाएंगे। और अगर वो बिंदु एक हो गए तो AB की जो लंबाई है, जो दूरी है, वो तो 0 हो जाएगी। पर हमने यहाँ देखा था
कि AB की जो लंबाई है वो तो 0 से ज्यादा है। तो तुम देख रहे हो यहाँ कितने विरोध हो रहे हैं कि अगर z 0 हो गया तो ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा, ये दोनों रेखाएं एक ही होंगी, या AB जो हैं ये अलग अलग नहीं, ये एक ही बिंदु होंगे, उनके बीच में दूरी 0 ही होगी। तो ये तो बहुत सारे विरोध हो रहे हैं। और ये विरोध क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने ये माना था कि एक्स वाई बराबर कोण है और L जो है वो M के समांतर नहीं है, ये हमने यहाँ माना था। और ये मानने के जरिए हमें यहाँ पे बहुत सारे विरोध मिल रहे हैं। मतलब ये हमने जो यहाँ पे माना था वो गलत है। तो अगर ये गलत है तो सही क्या होगा? सही यही है जो यहाँ ऊपर था। तो यानी कि अगर x और y कोण बराबर है तो रेखा L और रेखा M को समांतर होना ही है। यानी ये हमने यहाँ विरोधों के द्वारा सिद्ध कर दिया। तो अब हमें दोनों तरह से पता है कि अगर दो रेखाएं L और M समांतर हैं तो ये दोनों जो संगत कोण होते हैं x और y वो बराबर होते हैं। और उल्टा भी हमने देख लिया कि अगर दो संगत कोण x और y बराबर हैं तो ये दोनों जो रेखाएं हैं L और M ये समांतर होती हैं। तो यहाँ पे संगत कोण सीधा और उल्टा दोनों ही तरीके से हमने साबित कर दिया। Tele Covid ke dalam ni. Dia kata, There is only one happiness in our life, to love and be loved. Hello students of class 10th, welcome to the world of English language. Let's begin this class by asking a very simple questions. Do you have pets? Yes, definitely. Many of you have pets. Can you name them? Some of you have cats, some have dogs, okay, rabbit, maybe fish. So do you love your pets? I know, हम सब अपने pets से बहुत प्यार करते हैं. And you know, I have a pet also. He is a parrot. और मैंने उसका नाम प्यार से मीठू रखा है. And you know what? He is very talkative. He is alert and watchful. And he is my best friend. ऐसे
ऐसे ही एक पेट की कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी बुक पैनोरामा पार्ट 2 से ली गई है। लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू रीड ए स्टोरी गिल्लू written by a famous writer Mahadevi Verma. It is a touching story of a squirrel named Gillu. और ये स्टोरी आपकी पैनोरामा बुक की 3rd स्टोरी है जो पेज नंबर 26 में दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। बिफोर दैट आज का हमारा टारगेट लैंग्वेज है प्रीपोजिशन, और उससे पहले हम देख लेते हैं सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन। तो चलो शुरू करते हैं आज की स्टोरी गिल्लू रिटन बाय महादेवी वर्मा। सो स्टार्ट दिस स्टोरी। Unexpectedly, one morning when I entered the veranda from the room, I saw 2 crows playfully poking their beaks at the flower pot, as if engaged in the game of hide and seek. So, ये है महादेवी वर्मा और यहाँ है 2 कौवे जो क्या कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं। और महादेवी वर्मा की नज़र जब पड़ती है वो क्या देख रही हैं कि 2 कौवे फ्लावर पॉट के पास हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। पर वो हाइड एंड सीक नहीं खेल रहे हैं, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो एक स्क्वेरल को पोक कर रहे हैं, उन्हें तंग कर रहे हैं। और बहुत जब वो पास जाती हैं तो वो देखती हैं कि स्क्वेरल घायल है और उन 2 कौओं ने इस स्क्वेरल को घायल कर दिया है। आगे की स्टोरी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। सडनली माई एसिडुअस क्रिटिक ऑफ दिस mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this teeny being lying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall. जंक्शन यानी दो जगह के मिलने को जंक्शन कहा जाता है। Moving closer, I saw. अब यहाँ पे ये नरेटर है and she saw. जैसे जैसे ये पास आ रही हैं ये क्या देखती हैं? She saw that it was a teeny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest. ये मे बी यहाँ पे ये खेल रहा होगा और यहाँ से ये गिर गया होगा। And was now being considered by the crows to be an easy prey. और ये इन दोनों कौओं का आसानी से शिकार बन गया और इन दोनों ने क्या किया, इसे घायल कर दिया, इसे अटैक कर दिया। और इसके साथ में 2 जख्म आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दोनों कौओं का ही किया हुआ है। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this teeny being, and he was now motionless, clinging to the pot. So ये दोनों कौवे इन्होंने घायल कर दिया है स्क्विरल को। और महादेवी वर्मा जब ये देखती हैं उन्हें बड़ा दुख होता है। वो क्या करती हैं, वो आती हैं और जब वो बिल्कुल पास आती हैं उन्हें दिखता है ये 2 वुंड्स, 2 जख्म, 2 निशान जो वो कौवे ने स्क्विरल पे बनाया हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। Everyone remarked that as he would not survive after having been so assaulted by the crows, he be left alone. But my mind refused to accede to their views. Accede यहाँ पे ready होना, not accepted मानने को तैयार नहीं है। And therefore I gently lifted him up and brought him to my room, and after wiping the blood from his wounds with cotton wool applied penicillin ointment. और इन दोनों कौओं ने कर दिया इस गिलहरी को घायल। फिर क्या किया महादेवी वर्मा ने? नरेटर इसे अपने घर पे ले गई, वरामदे से होते हुए कमरे तक गई। जब गिल्लू को वो अपने घर ले गई उन्होंने
गिल्लू के जख्म को वाइप आउट किया यानी पोंछा और उस पे एक ऑइंटमेंट लगाया जिस ऑइंटमेंट का नाम है पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, जिससे गिल्लू को धीरे धीरे अच्छा करने में हेल्प होगी। सो आगे की स्टोरी के लिए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई ट्राइड टू फीड हिम बाय समहाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वूल विक dipping in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth and the drops of milk only slid down from both sides. Only after several hours of tending could I manage to pour one drop of water in his mouth. But on the third day he became so much better and assured that he would use his 2 tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes. And in the 3-4 months, he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and naughty, refulgent eyes. और इस पैराग्राफ में राइटर कहती है कि हमने स्टार्ट किया, उसे ड्रॉप ऑफ मिल्क देना शुरू किया। एक हम लोग कॉटन से बनाते हैं दिया जलाने के लिए, वो छोटा सा उस तरह का कॉटन में बनाकर और उसको डिप करके गिल्लू के मुंह में वो ड्रॉप डाला हमने दूध का। लेकिन गिल्लू शुरू में तो रिफ्यूज कर गया, बिल्कुल ही वो घायल था, 2 वुंड्स थे उनको लगे हुए, सो ही रिफ्यूज टू टेक दैट। बट आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड टेकिंग समथिंग, और उसके बाद वो इतना बढ़िया हो गया और इतना हेल्दी हो गया कि उसके आईज चमकने लगे, और उसकी जो ब्लू आईज है उसको देखकर कोई भी कह सकता था ये तो कोई साधारण जानवर नहीं है, ये तो बहुत ही शैतान, बहुत ही रिफल्जेंट आई, जिसकी चमकीली चमकीली आंखें होती हैं, जो बहुत ही मीन्स नॉटी सा एक पेट है और एक स्क्वेरल है, और वो अपनी एक्टिविटी से बता देता है कि ये स्क्वेरल कोई सिंपल स्क्वेरल नहीं है, ये तो वो स्क्वेरल है जिसकी आंखों में चमक है, जिसके फर बिल्कुल ब्राइट हैं, जिसके फर से ही लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये एक असाधारण सा पेट है, स्क्वेरल है। ओके, सो आगे बढ़ने के लिए पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। तो करते हैं एक एक्टिविटी। तो हम बात कर रहे थे कॉमन और प्रॉपर नाउन की। नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए हम लोगों को एक एक्टिविटी करनी है। सो देखते हैं, ये है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन कहते किसको? किसी भी जनरल चीज़ को अगर जनरल वे में बोला जाता है वो है कॉमन नाउन, और अगर वही स्पेशल तरीके से बोलते हैं, स्पेशल वे में बोलेंगे, स्पेसिफिक वे में बोलेंगे तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो कॉमन नाउन के लिए जनरल टर्म और प्रॉपर नाउन के लिए स्पेसिफिक टर्म। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ये एक पिक्चर है। सो शी इज़ अ गर्ल, यानी ये हो गया कॉमन नाउन, शी इज़ अ गर्ल, कोई भी लड़की हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया शी इज़ माला, सो अब ये जब माला हो गई देन ये अब स्पेसिफिक हो गया, यानी ये हो गया प्रॉपर नाउन। गर्ल कॉमन नाउन, लेकिन जैसे ही ये लड़की हो गई शी इज़ माला, तो माला प्रॉपर नाउन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लुक एट पिक्चर नंबर 2। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज कार। इफ दिस इज कार इट्स अ कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही इस कार को मैं बोल दूं कि एक होंडा सिटी है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्पेसिफिक नेम, यानी प्रॉपर नाउन। सो इफ इट इज अ कार, कॉमन नाउन, और अगर कार का कोई ब्रांड है या कोई नाम हो जाता है सो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। नाउ टेल मी, इट्स पिक्चर नंबर 3, व्हाट इज दिस? ओके, दिस इज अ गेट। सो ये हो गया कॉमन नाउन, दिस इज अ गेट। लेकिन जैसे ही इसे अगर हमने एक नाम दे दिया या इसका कोई नाम है, मीन्स दिस इज इंडिया गेट, नाउ इट इज प्रॉपर नाउन। मीन्स इफ इट इज अ गेट, जनरल गेट, सो इट इज कॉमन नाउन।
और अगर ये इंडिया गेट है सो इट इज प्रॉपर नाउन। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लिए। अब आते हैं स्क्विरल पे। ओके, सो कॉमन नाउन स्क्विरल, लेकिन जैसे ही ये प्रॉपर नाउन बनेगा गेस कीजिए क्या हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा सारे एग्जाम्पल्स को। सो अगर मैं बोलूँ स्क्विरल सो ये हो गया कॉमन नाउन, लेकिन जैसे ही मैंने अगर वर्ड यूज़ किया गिल्लू तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। सो हम अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में यही तो पढ़ने वाले हैं। सो पढ़ते हैं वो पैराग्राफ और देखते हैं कैसे गिल्लू में आया वो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में कैसे वो बदल गया। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। और यही स्क्विरल, अब ये जनरल स्क्विरल नहीं थी, अब ये यहाँ आकर क्या हो गई है, सबकी फेवरेट। सबने इन्हें क्या बुलाना शुरू किया, गिल्लू, यानी ये है प्रॉपर नाउन। आई हंग a lightweight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire। अब यहाँ पे महादेवी वर्मा ने गिल्लू के लिए खास एक बास्केट बनाई जिसपे ये गिल्लू कभी कभी आराम करता या रहता। For 2 years this was Gillu's abode। All were pleasantly astonished at his antics and intellect। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ खुश थे और ये सारा काम 2 साल तक चलता रहा। सो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिल्लू फ्रॉम कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन। और ये गिल्लू सबका प्यारा हो गया और गिल्लू के लिए स्पेशली बनाई गई ये बास्केट, और इस बास्केट में गिल्लू 2 साल तक रहा। वो बहुत, सभी लोग बहुत यूज टू हो गए थे गिल्लू से और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली भी हो गए थे। गिल्लू था भी तो बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान, और अपनी बुद्धिमानी से इसने लोगों का दिल भी तो जीत लिया। ये यहाँ रहने लगा और ये यहाँ 2 साल तक रहा। आगे देखते हैं कि पैसेज में क्या कहा गया है। When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention। अब गिल्लू बार बार अटेंशन लेने की कोशिश करता। जब भी ये नरेटर कुछ लिखने बैठती गिल्लू वहाँ पहुँच जाता और टेबल पर ही बैठ जाता। That he devised a novel way of doing it। He would venture close to my feet, which swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed। और ये अपनी स्पीड से कभी कर्टेन, कभी विंडो, कभी राइटर के ही शोल्डर पे बैठ जाता, कभी टेबल, मीन्स ये हर जगह उछल कूद मचाता रहता। This sequence would continue till the time I got up to catch him। On some occasions I used to hold Gillu and put his tiny body in a long envelope। Sometimes he would continue to stand on the table leaning against the wall। अब गिल्लू कभी कभी बदमाशी करता और शरारतें करता और वॉल से बिल्कुल चिपक कर भी बैठ जाता। क्यों वो ऐसा करता था पता है? क्योंकि वो राइटर का और घर वालों को अटेंशन चाहता था। In such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes। और ये नरेटर दिन भर जो भी काम करती वो अपनी चमकीली आँखों से उसे देखता रहता। पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। When hungry he would inform me by twittering chick chick, and after having received some biscuits or kaju I wondered with the twittering of chick chick what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire meshed window। Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free। गिल्लू जब भूखा होता तो वो ये साउंड करता। वो कौन सा साउंड था? चिक चिक।
और इससे पता चल जाता नरेटर को कि उसे बड़ी भूख लगी है। और कभी कभी नरेटर ये देखती कि वो आराम से अकेले बैठा विंडो से बाहर की चीज़ों को देख रहा है। तो उनको ये रियलाइज़ होने लगा, ऐसा तो नहीं कि गिल्लू आज़ाद होना चाहता है, क्यों वो बाहर की दुनिया को झांक झांक कर देख रहा है। सो उन्हें रियलाइज़ होता है कि यस, ही डिजर्व्स टू बी फ्री, टू बी लिबरेटेड। सो द नरेटर रियलाइज कि ये गिल्लू खिड़की के बाहर बैठा बाहर की दुनिया को देख रहा है। ही जस्ट वॉन्टेड टू सेट फ्री। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, देखते हैं। बाय रिमूविंग सम नेल्स आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मैश एंड ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिल्लू वॉज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड। और यहाँ राइटर ने एक होल बना दिया था विंडो से कि शायद गिल्लू अगर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। बट गिल्लू तो बहुत अटैच था उन लोगों से, वो बाहर जाता, घूम फिर के वापस फिर घर में चला आता था। आगे देखते हैं। ड्यू टू माई इम्पॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस। ये एक रूम है अगर ये नरेटर का, सो ये इनके एब्सेंस में रूम लॉक होता था। द मोमेंट द रूम वॉज ओपनड ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज and I stepped in, Gillu would rush onto me and climbed up and down from my head to toe। और ये जैसे बाहर से वापस आती, गिल्लू तो इन्हें बहुत प्यार करता और इनके आसपास ऊपर जंप करता रहता। गिल्लू था भी तो बहुत शरारती। Since then, this had become a regular practice. On my leaving the room, Gillu would also make an exit through the wire mesh opening of the window. He would spend the whole day with his lot, jumping and prancing up and down the branches. और गिल्लू ऊपर नीचे उछल कूद करता रहता। I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me, but I don't remember any of them daring to eat from my plate। ये है नरेटर का प्लेट जिससे नरेटर खाना खाती हैं। एंड ही इज सो डेयरिंग। कोई भी पेट कभी भी नरेटर के प्लेट से खाना खाने की हिम्मत नहीं किया, बट ये डेयरिंग काम किया गिल्लू ने, और वो हमेशा इस प्लेट से कुछ न कुछ उठाकर खा जाता था। गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्यों, आप तो समझ सकते हैं। जो सारे पेट्स करते हैं वो गिल्लू नहीं करता, और जो गिल्लू करता वो कोई और नहीं करता। सो ही वॉज एन एक्सेप्शन, अपवाद। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल एंड द वरांडा, रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट with great difficulty. I taught him to sit close to my plate. His favorite food, where he would dexterously eat each grain of rice. His favorite food was kaju. So, scuttle back यानी भाग जाना, यानी scuttle back to sit in his nest. वो वापस अपने nest पे भाग जाता था. Everyone would offer him kaju. But when I cleaned up his sewing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only showed how little he was eating his favorite food those days. राइटर जब हॉस्पिटल में थी, गिल्लू was so worried और वो अपना फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा था. During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair. And his moving away was like the going away for a nurse or an attendant. और जब भी मैं आराम करती वो मेरे सर को सहलाता रहता था. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. When I used to work during summer afternoons, Gillu would abstain from going outside. गिल्लू
would abstain from going outside or sitting in his swing to keep himself close to me. And also to tackle the summer heat, he had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain both close to me as well as be cool. यानी जब मैं कोई गर्मी में कोई काम करती, उसने एक आइडिया निकाला और वो आइडिया क्या था कि वो सुराही पर ही बैठ जाता और सुराही से उसको ठंडक भी मिलती और वो मेरे क्लोज भी रहता। गिल्लू राइटर से बहुत क्लोज था और क्लोज रहने के लिए वो रोज़ नए नए बहाने खोजता था और ये उसको बेस्ट बहाना मिल गया, गर्मी से भी आराम और राइटर से भी पास में होना। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। Squirrels have a life span of barely 2 years as such. किसी भी squirrels की life 2 years तक होती है। Gillu's lease of life finally come to an end. For the whole day he neither ate nor ventured out. In the night, even with the pain of going away, he came to my bed from the swing and clutched the same finger with his icy claws. और अब उसके पंजे ठंडे होने लगे थे, which he had clutched to in his near death, like state during his natal days. और जो जन्म के समय जिस तरह से वो बिल्कुल जकड़े हुए रहा लोगों को कि वो डर रहा हो, वैसे ही अब उसकी लाइफ एंड हो रही है, उसके पंजे ठंडे पड़ रहे हैं, उसने 2 years ऑलरेडी स्पेंड कर दिया, अब वो डरा कि मैं अब जाने वाला हूँ। The claws were getting so cold that I switched on the heater. और हमने उसके पंजे जो ठंडे हो रहे थे उसकी गर्माहट के लिए नरेटर ने हीटर भी ऑन कर दिया। I switched on the heater and tried to give him some warmth. But as the first ray of the morning touched him, he departed. उसे warmth दिया गया, बहुत कोशिश की गई बचाने की, लेकिन 2 years कंप्लीट भी तो हो गया था। सो उसने अपनी पूरी लाइफ जी ली और जैसे ही सुबह की पहली किरण नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखी, ही डिपार्टेड, वो हमारी लाइफ से चला गया। हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक, और उसके झूले को भी निकाल लिया गया। एंड द ओपनिंग मेट इन द वायर मैश विंडो वॉज क्लोज, और ये विंडो जो स्पेशली गिल्लू के लिए ही बनाई गई थी, वायर मैश याद है ना, वो जो गिल्लू के लिए ये यहाँ पे बास्केट बनाया गया था, वो सारी चीज़ें हटा ली गई क्योंकि गिल्लू से जुड़ी हुई ये सारी यादें अब ख़त्म हो चुकी थी। चीज़ें बार बार उन्हें याद दिला रही थी। गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सोंजूही क्रीपर, बोथ because he loved this creeper most and also because of the satisfaction. गिल्लू और इस सुंजोही का फूल, जहाँ से गिल्लू को राइटर ने देखा था, ये सुंजोही का फूल याद दिला रहा है गिल्लू की, और गिल्लू को क्या किया गया? I derive from my belief that some spring day I'll find him flowering and blossoming in the guise of a tiny yellow juhi flower. और गिल्लू was buried under सोंजूही फ्लावर, और जहाँ पे उसको बरीड किया गया था वहाँ पे खिली है एक कली। वो किसकी कली है? सोंजूही फूल की। और जब जब वो राइटर स्प्रिंग के सीजन में सोंजूही को खिला हुआ देखेंगे, उन्हें याद आएगी गिल्लू की, और गिल्लू की याद सिर्फ उन्हें ही नहीं आएगी, हम सबको आएगी। तो बच्चों, लगी ना आपको ये बहुत प्यारी सी एक स्टोरी, हार्ट टचिंग स्टोरी, और कैसे हमने गिल्लू के साथ खुद को भी रिलेट कर लिया। सो आज हमने पढ़ा स्टोरी गिल्लू। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो,
मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है।
टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।